अब मैं सादर निवेदन करूंगा आदरणीय प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी से इस पुस्तक पर अपने विचार रखते हुए हमें आलोकित करें। हिंदी आलोचना जगत के प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हैं और लंबे समय तक शिक्षण का अनुभव भी आपको है। कई पुस्तकों के लेखक हैं, साहित्य मर्मज्ञ, बनारस वेद, साहित्य के अतिरिक्त समकालीन चुनौतियों से संबंधित विषयों के गंभीर अध्येता हैं प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी। प्रभावशाली वक्ता, संवेदनशील मनुष्य, पूर्व प्रोफेसर हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मंच पर विराजमान आदरणीय प्रोफेसर दीपक मलिक जी, प्रोफेसर कमलशील, प्रोफेसर विमला जायसवाल जी, भाई अभय कुमार ठाकुर, डॉक्टर राम सुधार सिंह जी और इस पुस्तक के यशस्वी प्रणेता इतिहासविद डॉक्टर हामिद आफाक कुरैशी साहब और सभा में विराजमान सभी इतिहासविद, इतिहास प्रेमी, काशीविद, काशी प्रेमी, अग्रज और अनुज, आदरणीय और प्रिय सभी प्रणम्य और वंदनीय मित्रों, ये एक ऐतिहासिक क्षण है जब काशी का इतिहास आज आप एक अपना चेहरा बिल्कुल नए ढंग से हमारे सामने ला रहा है। और जैसा कि बताया गया, 5 साल की लंबी तपस्या के बाद इस चेहरे पर पड़ी हुई धूल हटाई गई है। और वास्तव में कई बार तो धूल हटाने में शताब्दियां लग जाती हैं। आज कितनी शताब्दियों बाद उसी ध्वंसों में वह झंकार, प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत, विश्ववाणी का बने विहार। मूल गंध कुटी विहार का जब जीर्णोद्धार हुआ था तब जयशंकर प्रसाद ने ये पंक्तियां सुनाई थी कि आज कितनी शताब्दियों के बाद ये जो विध्वंस हैं, ध्वंसावशेष हैं, उनके भीतर से वो वाणी प्रतिध्वनित हुई है जो अब सभी विश्व की भाषाओं में गूंजेगी। और ये देश के इतिहास के साथ अक्सर हुआ है। कान्हेरी की गुफाओं के बारे में लोग भूल चुके थे, संयोग से ही पता चलता है। और कई बार इतिहास के इर्द गिर्द जो ढेर सारी कहानियां गढ़ ली जाती हैं या गढ़ दी जाती हैं या लोगों के ऊपर डाल दी जाती हैं, उससे भी इतिहास का चेहरा छुप जाता है। हम चेत सिंह के विद्रोह के बारे में जानते हैं, लेकिन 1857 की लड़ाई से पहले बनारस ने स्वाधीनता संग्राम में जो बड़ा योगदान किया बाबू जगत सिंह के नेतृत्व में, उसके बारे में बहुत कम जानकारी। ये पता है कि उन्होंने पूरा जगतगंज अपने नाम पर बसाया था, जैसे कि चेत सिंह के नाम पर चेतगंज है। लेकिन इसके अलावे उनका जो योगदान है, उनका जो व्यक्तित्व है, और वो अपने आप में इतना अनूठा है और बहुमुखी है, ये इस पुस्तक से ही पता चला। और इतिहास के इर्द गिर्द जब हम कहानियां रचने लगते हैं तो वो पुराण का रूप लेने लगता है। आजकल उसका प्रयास ज्यादा हो रहा है, इतिहास को पुराण का रूप दिया जा रहा है। लेकिन इतिहास तथ्यों के बीच से सत्य की खोज करता है। और हमें प्रीतिकर आश्चर्य हुआ कि आदरणीय कुरैशी साहब ने
इस पुस्तक में जो अभिलेख इतने दुर्लभ दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, वे अपने आप इतिहास की कथा बोलते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये पूरी पुस्तक कहानियों पर आधारित नहीं है, अभिलेखों पर आधारित है। इसके पीछे से तथ्य का बल है और ये तथ्य का बल सत्य का आधार बन जाता है। तो सबसे पहले मैं इस बात से शुरू करता हूं कि मैं ही स्वयं कैसे भ्रम मुक्त हुआ इस पुस्तक को पढ़कर। बहुत पहले बाबू जगत सिंह का नाम हमने, ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से के लिए ये पुस्तक लिखी थी जो सारनाथ के बारे में है। मैं आपके सामने इसकी कुछ पंक्तियां पढ़ के सुनाता हूं। आधुनिक संसार को सारनाथ का परिचय उस समय मिला जबकि 1794 ईस्वी में काशी के बाबू जगत सिंह ने, जो राजा चेत सिंह के दीवान थे, इमारती सामान की टोह में धर्मराज का स्तूप को ही उधेड़ डाला और उसके माल मसाले से जगतगंज मोहल्ला बनवाया। ये पहला ही वाक्य उनका एक ऐसा रूप प्रस्तुत करता है कि सारनाथ को का पता ही दुनिया को उन्हीं की वजह से चला, और उसके साथ ही एक आरोप भी इसके साथ लगा हुआ है कि उन्होंने निर्माण सामग्री के लिए पूरे धर्मराज का स्तूप को उधेड़ दिया। वास्तव में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। इस माने जैसे भ्रम मोचन है, वैसे ही अपने इतिहास के पुरोधा, एक बड़े नायक, काशी के विद्रोह के एक बड़े नेता के ऊपर जो ये कलंक है, उस कलंक का मोचन भी इस शोध से हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। और उत्तराधिकारियों का यह काम है जो कुरैशी साहब ने किया कि हम अपने इतिहास के नायकों के ऊपर जो झूठी कहानियां, मनगढ़ंत चीजें लगी हुई हैं और वो कलंक का दर्जा पा चुके हैं, उन्हें बाकायदा प्रारंभिक तथ्य की तरह उद्धृत भी किया जाता है। इस पुस्तक में सबसे पहले यह चीज प्रमाणित की गई है कि 1787 में जब उन्होंने खुदाई करवाई तो यह उन्हीं के लिए नहीं, पूरे भारत भर में उस समय के इतिहास के बारे में कोई चेतना नहीं थी। जैसा कि मैंने कहा, कान्हेरी की गुफाओं के बारे में लोगों को पता नहीं था। उन्हें मजदूरों से पता चला कि वन में, उस जंगल में ढेर सारी ईंटें पड़ी हुई हैं और इसलिए वहां से ईंटें लाद लाद कर ले जाने लगी। लेकिन यूं खुदाई के बाद भीतर उन्हें ये अवशेष मिले, क्यों उन्होंने खुदाई रुकवा दी। कुरैशी साहब ने कमाल का तर्क प्रस्तुत किया है। कहा, अगर उन्हें निर्माण सामग्री का मोह ही होता तो वे तो राजा थे। धर्मराज का स्तूप क्या, धमेक स्तूप और चौखंडी भी, वह भी जगतगंज मोहल्ले के बनाने में लग जाती। लेकिन उन्हें ज्यों मालूम हुआ कि यह एक पवित्र तीर्थ स्थल है, उन्होंने खुदाई रोक दी। उसके भीतर जो 50-60 मूर्तियों वाला पूरा एक क्षेत्र था, वह एकदम छोड़ दिया। और सबसे बड़ी चीज कि एक आधुनिक मानस का परिचय देते हुए, जैसा कि बताया गया कि जो हरित मंजूषा उन्हें मिली थी, जिसके भीतर भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियां थीं, उनको उन्होंने गंगा में सिरा दिया और दूसरी तरफ जितने भी बहुमूल्य रत्न थे वह सब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को सुपुर्द कर दी। और वास्तव में वह एक गोल प्रस्तर मंजूषा के भीतर, संदूक के भीतर रखी गई थी। यह मंजूषा, वह संदूक ज्यों की त्यों उसके भीतर ही छोड़ दी गई। जिन कनिंघम साहब को श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने बाद में 1834-35 में उन्होंने जब खुदाई करवाई, उन्हें श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने इन चीजों का पता लगाया। सच्चाई यह है
कि वहाँ सिंहपुर गांव के जिन मजदूरों ने बाबू जगत सिंह की खुदाई में जो शामिल थे, उनमें से एक मजदूर ने, जो शंकर, जिसे याद था वो सब कुछ, उसने यह सूचना दी कि इसके भीतर एक पत्थर की संदूक है, इसके भीतर एक घेरा है बड़ा सा जिसमें मूर्तियां पड़ी हुई हैं। ये सारी सूचना एक मजदूर से मिली थी और वह मजदूर उस खुदाई में शामिल था जिसको ये सारी चीजें याद थी। इसलिए कनिंघम साहब ने, जबकि रिपोर्ट में यह दर्ज है कि उस मजदूर की सूचना के आधार पर जो खुदाई हुई, और अगर वह पत्थर की संदूक उसमें ज्यों की त्यों छोड़ न दी हो गई होती, अगर बाबू जगत सिंह ने वे सारी की सारी मूर्तियां छोड़ न दी होती, अगर उन्होंने धर्मराजिका स्तूप को, जैसा कि कहा गया, पूरा धर्मराजिका स्तूप को उधेड़ डाला, उन्होंने स्तूप को वहीं छोड़ दिया ज्यों का त्यों, अगर छोड़ न दिया होता तो कनिंघम साहब की खुदाई के लिए कुछ वहां बचता नहीं। लेकिन हाँ, इसके बाद इसमें एक चीज कही गई है, वो एक तथ्य है। इसके बाद सारनाथ पर फिर विपत्ति आई। न केवल कनिंघम की छोड़ी हुई 40 मूर्तियां, ये मूर्तियां छोड़ी हुई बाबू जगत सिंह की ही थी, वरन 50-60 गाड़ियां भरकर पत्थर का सामान और मूर्तियां बरना नदी पर पुल बनाने के लिए खंभों की नींव में गला दी गई। ये बरना के पुल में ये जो सारी सामग्री गला दी गई, ये किसके नेतृत्व में गलाई गई यह नहीं इसमें दिया गया। कुरैशी साहब ने एक ब्रिटिश अधिकारी का प्रमाण दिया है, शेरिंग शायद, जिसने यह कहा कि वास्तव में दिस वाज द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स इम्प्रूडेंट एंड रेकलेस एक्शंस। एक ब्रिटिश अधिकारी के अविवेकपूर्ण और लापरवाह उद्दंड रवैये का ये नतीजा था, जिसमें ये सारी की सारी सामग्री, तब तक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बन चुकी थी। बाबू जगत सिंह को कम से कम उनसे अधिक विवेक था कि उन्होंने वह अवशेष वहां अर्पित कर दिया। लेकिन एक अधिकारी, शायद वह मेजर किप्टो ने ही यह किया होगा, जो हो, उसका जो नाम हो, लेकिन एक ब्रिटिश अधिकारी ने बरना पुल में यह सारी बहुमूल्य सामग्री गला दी पुल बनाने के लिए। वो वास्तव में जहां कलंक लगना चाहिए था, वहां इतिहास मौन है, लिखित इतिहास, और वह बाबू जगत सिंह पर लग गया। तो ये किताब एक बड़ा काम यह करती है कि सारनाथ की खोज का जो इतिहास है, उसके साथ जुड़ा हुआ बाबू जगत सिंह का जो नाम है, उसके ऊपर जो कुछ गंदगी डाल दी गई है उसको ये हटाती है, और क्रोध से नहीं बल्कि पूरी तपस्या से, परिश्रम से, प्रमाण के द्वारा। तो ये एक सात्विक क्रोध है, एक पवित्र क्रोध है, एक पवित्र प्रतिरोध है। ये इतिहासकार का काम है कि वह कलंक का मोचन करे। ये इस पुस्तक की एक बहुत बड़ी मेजर किट्टो का योगदान है कि उन्होंने जो सामग्री अब तब तक बची आई थी उसको उन्होंने बरना पुल बनाने में गला दिया। दूसरी चीज कि इस पुस्तक ने जो संग्राम है, यानी 1857 का संग्राम वास्तव में एक स्वातंत्र चेतना का जो क्रमिक विकास है, उसका एक सोपान है यह, जिसका नेतृत्व बाबू जगत सिंह ने किया। और उसमें प्रमाण पूर्वक, जैसे कि कुंवर सिंह वगैरह पर जो काम हुआ उसमें के दत्त वगैरह ने इस तरह का कार्य किया, उसमें जनतांत्रिक ढंग से जिनको जितनी जिम्मेदारियां दे दी गई थी उसका पूरा संगठन एक बहुत कम समय में किया बाबू जगत सिंह। यानी वजीर अली ने पहले उनसे बातचीत करके
और विश्वास में लिया, और जब जान लिया कि यह आदमी भरोसे लायक है, तब उन्होंने बताया कि हमारी यह योजना है कि बनारस में एक विद्रोह का आयोजन किया जाए और अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंका जाए और हम यहाँ से लेके कलकत्ते तक आधिपत्य, भारत का आधिपत्य हो। लेकिन कम समय में 3-4 महीनों के भीतर ही बाबू जगत सिंह ने, जो अपने विश्वास के जमींदार थे और उन सबसे जो उतने कम समय में ही उन्होंने वचन ले लिया कि कितने लोग, कितने आदमी और कितने घुड़सवार दे सकते हैं, और उन्होंने कुल मिला जुला के, यह भी एक रणनीतिक बुद्धि थी उनके पास कि उन्होंने तत्काल खुद अपने 4800 आदमी और 55 घुड़सवार, उन्होंने कहा कि ये कभी भी लड़ाई में झोंके जा सकते हैं, लेकिन बाकी के 80,000 या 85,000 जितने हों, 80,000 के आसपास आदमी और हैं जिनको हमने तैयार कर लिया है। लेकिन जब पहले चरण की हमारी लड़ाई सफल हो जाएगी तो उसके 5-6 दिन के भीतर ये सेना भी मौजूद हो जाएगी। इतने कम समय के भीतर आखिर इतने लोगों को एक सैनिक अभियान में किस तरह तैयार किया जा सकता है, इससे पता चलता है उनकी नेतृत्व क्षमता का। इससे पता चलता है कि उनकी विश्वसनीयता कितनी दूर तक थी। उसमें कई जिलों के जमींदार हैं, उसमें नाम दिए हैं आपने। और स्पेशल कोर्ट में जो मुकदमा चला, जिसमें कुछ लोगों को डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड मिला और कुछ लोग छूट गए, उसमें आप गिनती करें तो उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों पर वह मुकदमा चल रहा है। यानी वजीर अली और जगत सिंह और वारिस अली और ढेर सारे नाम हैं इसमें। इसका मतलब कि 1857 का जो स्वातंत्र संग्राम है, पहला बड़ा, जो पटना, झांसी और दिल्ली के त्रिकोण में होता है, यह इतनी बड़ी लड़ाई थी और ये 2.5 साल तक चली थी। 1859 के जून तक भी मुकदमा चला था मेघर सिंह का। तो अपने ढंग से 1857 की जो क्रांति है वो एक बहुत ऐतिहासिक और गौरवशाली संघर्ष है, जो हिंदी क्षेत्र में लड़ा गया और हिंदी क्षेत्र के लोगों ने ही उसमें सबसे बड़ी भूमिका है। खैर, उसकी सबसे बड़ी पहचान, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों लगभग बराबर संख्या में हैं। जितने लोगों को फांसी हुई, जितने लोग मारे गए, जितने लोगों के दस्तावेज उपलब्ध हैं मुकदमों के जरिए, क्योंकि बाकियों के तो सब जला दिए गए, बहुत सारे लोगों की हवेलियां एकदम गिरा दी गई, उजाड़ दी गई, कुंवर सिंह का कहीं अता पता नहीं। तो लेकिन उनके मुकदमों में और उन्होंने जो तार किए एक दूसरे के, उससे बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं। तो उसकी एक बड़ी पहचान है कि अंग्रेजी राज के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने मिलकर के लड़ाई लड़ी। यह एक बहुत बड़ा तथ्य है। और मजे की बात है कि उसके पीछे ये जो 2 लड़ाइयाँ हुई, चेत सिंह का विद्रोह काशी में और बाबू जगत सिंह के नेतृत्व में उसके बाद जो हुआ काशी में, इसकी पहचान भी हिंदू और मुस्लिम दोनों का एकताबद्ध संघर्ष साम्राज्यवाद के विरुद्ध। इस अर्थ में भी यह 1857 का पूर्ववर्ती और लगभग उसी के स्वभाव का संघर्ष है जिसका नेतृत्व बाबू जगत सिंह ने किया। तीसरी चीज यह कि उन्होंने जगतगंज मोहल्ला बनवाने के समय ही उन्होंने अपने इस तरह की मानसिकता का और नेतृत्व कौशल का परिचय दिया। कल हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, उस मोहल्ले में उन्होंने मंदिर बनवाया जिसमें तमाम देव मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। उसके साथ ही एक छोटी सी मस्जिद भी बनी हुई है और गुरुद्वारे के लिए उन्होंने जमीन भी छोड़ी। इससे पता चलता है कि काशी जो इतनी पुरानी नगरी है, वहाँ की प्रजा और वहाँ के राजा
उन सबकी मानसिकता में कुल मिला जुला के जो हमारा सर्वधर्म समभाव वाला स्वभाव है, इसको यूरोपियन सेकुलरिज्म की वाली परिभाषा की ज़रूरत नहीं थी। ये सभी धर्मों के साथ मिलजुल करके रहना जानते थे और सभी धर्मों को लेकर के अपनी आज़ादी के लिए लड़ना भी जानते थे। और जगत सिंह का नेतृत्व और उनका व्यक्तित्व इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। यह पुस्तक इस चीज़ को प्रमाणित करती है। हमारा इतिहास देवता 3 मुंहों वाला है, एलिफेंटा के त्रिमूर्ति शिव की तरह से, क्योंकि उसकी सांस्कृतिक ऐतिहासिक सामग्री मुख्यतः 3 भाषा परंपराओं से आती है। पहली है संस्कृत परंपरा, मैं इसमें प्राकृत, पाली और अपभ्रंश को भी जोड़ लेता हूँ, और दूसरी है फारसी की परंपरा, और तीसरी है हमारी देसी भाषाओं की परंपरा। कुरैशी साहब ने इन सभी परंपराओं का इतनी कुशलता से विनियोग अपनी इस खोज में किया है, जो इस खोज को प्रामाणिक बनाता है। मैं समझता हूँ कि इतिहासविदों के बीच इसका सम्मान होगा और नए इतिहासकारों को, विशेष रूप से युवा इतिहास प्रेमियों को, इससे एक नई प्रेरणा मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रयास में लगे सभी इतिहासविदों को, उस अनुसंधान समिति के सदस्यों को, एच.ए. कुरैशी साहब और श्रेया पाठक को और भाई प्रदीप नारायण सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।